गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम सोवियत संघ के विघटन को लेकर चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में पेपर सेकंड का जो हमारा सिलेबस है उसमें सेक्शन फर्स्ट में ये टॉपिक है हमारे सोवियत संघ का बिखराव। स्टूडेंट्स, सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान 15 गणतांत्रिक गुटों का एक समूह था जो अत्यधिक विस्तार वाला था। आज भी 1991 के बाद लगभग 30 वर्ष होने को हैं, उसके झटके आज तक महसूस किए जा रहे हैं। इसका मतलब विश्व इतिहास में या ये कहें कि वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव था। 20वीं सदी के इतिहास को, अर्थव्यवस्था को, विचारधारा को और तकनीकी को प्रभावित करने वाला सोवियत संघ कैसे विघटित होकर जो एक महाशक्ति के रूप में शीत युद्ध के दौरान था, उसकी शक्ति है वो क्षीणपूर्ण हुई और उसी के साथ शीत युद्ध का अंत भी हुआ। इसको समझने के लिए हमें पहले इसके इतिहास को थोड़ा देखना होगा। 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति के जन्म से सोवियत संघ में कम से कम 100 राष्ट्रीयताओं के लोगों ने एक विशाल देश का निर्माण किया और उसके पास दुनिया का 6वां हिस्सा भूभाग सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिटलर को परास्त किया, जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा लिया, साथ ही वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो सोवियत संघ जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यात्री भी सोवियत संघ की ओर से भेजा गया। सोवियत संघ के खेल, नृत्य, साहित्य, सिनेमा, कला और विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में वह आगे रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सोवियत नीतियों के जानकार आर्ची ब्राउन इस संबंध में कहते हैं कि जिस तेजी से सोवियत संघ टूटा, वो भी एक ही रात में वो सभी को चकित करने वाला था। ब्राउन समेत कई अन्य एक्सपर्ट सोवियत संघ के विघटन के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। वो विघटन जो 1991 में क्रिसमस को एक रात को हुआ था, यहाँ पर आप देखिए, ये है सोवियत संघ के नेता स्टालिन, जो कि ये कहा जाता है कि सोवियत संघ को खड़ा करने में स्टालिन का बहुत बड़ा योगदान था। उनका छायाचित्र आप यहाँ देख सकते हैं। इसके कारणों की अगर चर्चा की जाए कि सोवियत का विघटन कैसे और क्यों हो गया, तो इसको हम निम्न हेडिंग्स में देख सकते हैं। सबसे पहले तानाशाही और केंद्रीकृत शासन, ये सोवियत संघ के विघटन का सबसे प्रमुख कारण माना जा सकता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि 1917 में सोवियत क्रांति के पश्चात सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज के राज्यों को भी रूस में मिला लिया गया और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख नेता थे व्लादिमीर लेनिन। जाहिर था कि ऐसे जटिल और विविध देश पर नियंत्रण करना कोई आसान कार्य नहीं था। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि वहां बहुत सी राष्ट्रीयताओं वाले लोग सोवियत संघ में संगठित हुए थे। जार की तानाशाही से अलग होकर सोवियत संघ ने लोकतंत्र बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार तानाशाही शासन की स्थापना हुई, जिससे सबसे प्रमुख कारण तानाशाह हुए स्टालिन का छायाचित्र हमने पहले भी देखा है कि स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में एक प्रकार से तानाशाही शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर एक तरह की संसद बनी जिसे सुप्रीम सोवियत कहा गया, लेकिन सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी ही करती थी। देश का प्रमुख चुनने से लेकर हर फैसला पार्टी की एक छोटी समिति द्वारा किया जाता था, जिसको पोलित ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। पोलित ब्यूरो, या आपके शॉर्ट आंसर बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है शॉर्ट आंसर टाइप, पोलित ब्यूरो के बारे में पूछ लिया कि पोलित ब्यूरो क्या है। तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ में फैसला लेने वाली एक छोटी सी समिति
जो लगभग सभी महत्वपूर्ण फैसले लेती थी वो पोलित ब्यूरो कहलाती थी। स्टालिन के समय में ही राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। विरोधियों को गुलक भेजा जाने लगा और गुलक जहां लोगों को यातनाएं दी जाती थी, लाखों लोग गुलक में मार दिए गए थे। ये देखिए यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण हम गिना सकते हैं, तो एक कारण तो हमने देख लिया। पहला जो कारण है वो क्या था कि वहां जो शासन था, और या कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो तानाशाही शासन वहां स्थापित हुआ, केंद्रीकृत शासन स्थापित हुआ, ये सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो था वहां की नौकरशाही, जिसको नारकीय नौकरशाही हम यहाँ कह सकते हैं। तानाशाही और केंद्रीकृत शासन के कारण सोवियत संघ एक व्यापक नौकरशाही भी बनी, जिसका नियंत्रण समाज के हर कोने पर बढ़ता चला गया। यानी कि आपको हर चीज के लिए कागज, स्टाम्प और पहचान की प्रक्रिया से गुजरना होता। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर आरजी ब्राउन इस संबंध में कहते हैं कि इस नौकरशाही ने सोवियत संघ को एक कठिन देश बना दिया। यहाँ आप कार्ल मार्क्स, जो कि एक प्रकार से लेनिन के गॉडफादर या ये कहें कि जिनके विचारों से लेनिन अत्यधिक प्रभावित थे, उनका छायाचित्र आपके सामने, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने साम्यवादी विचार दिया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था सोवियत संघ के विघटन का, वो था वहां की अर्थव्यवस्था का चौपट होना, या ये कहें कि नाकाम अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित थी, जो उत्पादन, बंटवारे और अदल बदल के संसाधनों का समाज की संपत्ति होना मानते हैं। अर्थव्यवस्था चली पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर, यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो रूस की ही देन मानी जाती है, या ये कहें कि सोवियत संघ की ही देन मानी जाती है। ये पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का संचालन हुआ। सोवियत संघ की अधिकतर आबादी को उद्योग और कृषि कार्यों में ही लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की तेजी में सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ता चला गया, और 1980 के दशक के आते आते सोवियत संघ की जीडीपी बहुत ही कम रह गई, जो अमेरिका की लगभग आधी कही जा सकती है। उसके बाद में एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण यहाँ सोवियत संघ के बिखराव का हम बता सकते हैं, वो है कि एक बेहतरीन शिक्षा पद्धति का होना। देखिए बच्चों, बेहतरीन शिक्षा पद्धति सोवियत संघ के विघटन का कारण क्यों बनी, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि सोवियत के कुछ नेता, बड़ी संख्या में लोग शिक्षित हुए, और ये शिक्षित लाखों लोग धीरे धीरे सोवियत से बाहर की घटनाओं को जानने, पहचानने और समझने लगे। तो इन लोगों ने वहां अपनी जानकारी को बढ़ाया। धीरे धीरे हुआ ये कि ये बेहतर ढंग से पढ़े लिखे लोग सोशल ग्रुप बनाने लगे, और धीरे धीरे ये प्रभावशाली होते चले गए। वो गोरबाचोव के आर्थिक सुधारों के भी हिमायती हो गए। आपको पता है कि 1985 में गोरबाचोव ने कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व संभाला था। गोरबाचोव रूसी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को समझ चुके थे, और इस संदर्भ में गोरबाचोव ने अपनी दो नीतियों का भी प्रकाशन किया, जिसमें एक थी पेरेस्ट्रोइका और दूसरी थी ग्लासनोस्ट। तो इस प्रकार से ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो आर्थिक, एक प्रकार से आर्थिक उदारीकरण को अपनाना और समाज को एक प्रकार से खोलने की जो बात इनमें की गई थी, ये जो लोग, जो बेहतरीन जो शिक्षा प्राप्त जो लोग थे, जो विदेश बाहरी समाज के संपर्क में आए, और इन लोगों ने भी गोरबाचोव की जो नीतियां थी, यानी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, उसका समर्थन किया। और गोरबाचोव के जो सुधार थे उनके बारे में भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि ब्राउन के अनुसार हालांकि सोवियत संघ के विघटन के कारण तो कई थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण गोरबाचोव को खुद माना जा सकता है। और इसको क्यों माना जा सकता है, इसके पीछे भी मैं आपको एक कारण बताऊं कि गोरबाचोव ने जो दो नीतियां ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका वो लेकर आए, वो ही नीतियां सोवियत संघ के विघटन का मूल कारण बनी। उनका सत्ता में आना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। वो सत्ता में आए तो सोवियत व्यवस्था बदलने के लिए, यानी वो अपनी ही कब्र खोदने का काम करने वाले थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह था कि सोवियत संघ है, उसमें 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव उन्हें बनाया गया था, और उन्होंने एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि उनके पास एक खबर आई, उनके पास आई थी एक खराब अर्थव्यवस्था और एक असक्षम राजनीतिक ढांचा जब तक वो
सत्ता संभाल रहे थे। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका सरकार पर नियंत्रण कम करना और ग्लासनोस्ट नाम के 2 नीतियां शुरू की। गोर्बाचोव को लगा कि इससे निजी सेक्टर को फायदा होगा, इनोवेशन बढ़ेंगे और आगे चलकर विदेशी निवेश सोवियत संघ में होगा ताकि सोवियत अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सके। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिया ताकि वो बेहतर वेतन और हालात में काम की मांग कर सकते हैं। ग्लासनोस्ट के तहत खुलेपन और पारदर्शिता को अपनाने की कोशिश हुई। सोल्जेनित्सिन और जॉर्ज ऑरवेल जैसे लेखकों की किताबों पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और न्यूज़पेपर्स को सरकार की नीतियों की आलोचना करने को प्रोत्साहित किया गया। और इस प्रकार से गोर्बाचोव की नीतियों के चलते सोवियत संघ है वो विघटित हो गया। पहली बार चुनाव की कोशिश हुई, इससे कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। नतीजतन ज्यादा राशन खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगी, कीमतें बढ़ने लगी और लोग गोर्बाचोव के शासन से परेशान हो गए। उसी साल 25 दिसंबर की रात को गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन उन दस्तावेजों पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए गए जिनके तहत सोवियत संघ सभी अंग अलग हो गए। तो इस प्रकार से आर्ची ब्राउन इस संबंध में कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ था कि आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण उदारीकरण हुआ और लोकतंत्र शुरू हुआ। उनके अनुसार ये सब कुछ उल्टा था। उदारीकरण और लोकतांत्रिकरण के कारण व्यवस्था संकट के दौर में पहुंची और सोवियत संघ टूट गया। वो कहते हैं कि अगर गोर्बाचोव के आर्थिक सुधार न होते तो शायद आज भी सोवियत संघ का अस्तित्व होता। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके कारणों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।